दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कवि सौरभ पांडे। आपके लिए लेकर हाजिर हूं आपका मनपसंद कार्यक्रम काव्य चौपाल, जिसमें हम कवि के जीवन से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख विषयों पर चर्चा करेंगे। आज हैं हमारे खास मेहमान कवि शौर्य मिश्र जी। हम शौर्य मिश्र जी से कुछ उनके साहित्यिक जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातों पर चर्चा करते हैं। शौर्य जी, आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? कविता की प्रेरणा जो हम लोगों का घर का माहौल रहा, साहित्यिक रहा। हाँ। हमारे आदरणीय बाबा जी भी साहित्यकार हैं और हमारे गांव में कुमरावा में जो है व्यक्ति जब पैदा होता है तो कविता से ही शुरुआत करता है। तो प्रेरणा के लिए खास भटकना नहीं पड़ा, अपने घर अपने आसपास परिवेश से प्रेरणा मिली और उसके बाद आप लोगों का सानिध्य रहा और कई सारे लोग जीवन में आते गए, तो वो प्रेरणा लगातार बढ़ती गई और हम काव्य के पथ पर बढ़ते गए। अच्छा, बहुत अच्छा। आपकी विधा क्या है? आप हमारे दर्शकों को बताइए, अगर है तो आपको यही विधा क्यों पसंद है? विधा तो ये है कि हर काव्य में, हर काव्य की शैली में, हर कविता की और हर कवि की अपनी कोई न कोई विधा होती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मेरा अपना जहाँ तक व्यक्तिगत मानना है कि कविता किसी विधा में नहीं होती। कविता कवि की वेदना है, समाज की पीड़ा है, तो जो समाज की पीड़ा है वही कवि और कविता की विधा है। फिर भी अगर काव्य शैली के लिए कहा जाए तो मैं गजल, छंद मुक्त, नई कविता, इन सब में जो है लिखने की कोशिश और जुड़ने की कोशिश लोगों से करता हूँ। और गद्य में भी लगभग कुछ न कुछ आजकल रचना कार्य पर कार्य चल रहा है। तो कोई खास विधा नहीं है, बस जो विधा मुझे लोगों से जोड़ दे वही मेरी विधा है। हाँ, नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। अच्छा, अपने काव्य जीवन का कोई ऐसा खास मौका हो जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें? हाँ, 2008 में सर्दियाँ थी मेरे हिसाब से, सर्दियों के समय पर, और पहली बार हमें जो है किसी मंच से कविता पढ़ने का मौका मिला था। हाँ। लोग लखनऊ में ही मड़ियाओं के पास में एक बार गए थे, शायद आप भी हमारे साथ में थे। वो दिन ऐसा था कि हम लोग लिखते थे, पढ़ते थे आपस में, लेकिन मंच से जुड़ने का मौका नहीं पहले कभी मिला था। और जब पहली बार माइक पकड़ना और वो अंदर से अलग ही अनुभूति होना, वो जीवन का एक बहुत खास पल रहा। नहीं, खैर ये तो है। और किन विशिष्ट जन के सानिध्य को आप अहम मानते हैं जो आपको मिला? आपका ही सानिध्य अहम है। सानिध्य आपका भी अहम है, सानिध्य सभी का अहम है। बहुत सारे लोग जीवन में रहे हैं, यहाँ पर किसी एक का नाम लेना दूसरे को नाराज करने जैसा होगा। और बाकी सानिध्य मिल रहा है, मिलता रहा है और भविष्य में मिलेगा। बहुत सारे लोग जीवन में आए तो उन सब चीजों से रहा, कोई एक बहुत विशिष्ट व्यक्ति का कोई प्रभाव नहीं रहा कभी। अच्छा, ये एक बड़ा कठिन होता है कि नौकरी के साथ साथ साहित्य को समय देना, तो आप कैसे समय निकाल पाते हैं? नौकरी जीवन यापन के लिए जरूरी है, क्योंकि अभी हम उस समाज में नहीं है जहां हम जो है साहित्य से जीवन यापन कर सकें। तो जीवन में दोनों चीजों को साथ रखना पड़ता है। तो अगर आपकी साहित्य में है, अगर आप साहित्य में रुचि रखते हैं, साहित्यकार हैं, तो आपको कहीं ना कहीं सामंजस्य बनाकर रखना पड़ता है और वो दोनों चीजें साथ साथ चलती रही हैं। दोनों में कभी कोई समस्या नहीं। हाँ, इतना जरूर हुआ है कभी कभी कलम कुछ और लिखने के लिए बैठते हैं ऑफिस में और दिमाग में कहीं कुछ और चल रहा होता है, तो वो फिर उसको समय निकाल करके करना पड़ता है। बाकी दोनों चीजें साथ साथ चल रही। नहीं, बहुत अच्छा है, जैसे भी आप समय निकाल के जितना साहित्य में योगदान कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। अच्छा, ये कविता और साहित्य में वर्तमान के दौर में आप क्या बदलाव देख रहे हैं? वर्तमान के दौर में मैं देख रहा हूँ एक पीढ़ी का धीरे धीरे काव्य परिदृश्य से रोल खत्म होता जा रहा है और एक नई पीढ़ी का रोल आ रहा है। जब चाहे गद्य में देखें या पद्य में देखें या गजल में देखें, किसी भी विधा में देखें, तो आप पाएंगे कि एक जो रूढ़िवादी कविता हुआ करती थी, उसका अंत हो रहा है धीरे धीरे। यानी उस रूढ़िवादी कविता का अंत हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो युवा कवि हैं, जो ऐसे वो अपने मूल्यों को नहीं भूले हैं,
वो उन मूल्यों को साथ में रख के कविता को एक पिंजरे से कैद करके एक नए परिवेश में ला रहे हैं। यानी आपका कहने का मतलब है यथार्थ पर देख करके हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल, यथार्थ को देख करके। बिल्कुल बिल्कुल समय और काल के हिसाब से कविता ने पिछले इतिहास को छोड़ दिया है। और ऐसा नहीं है कि कविता ने अपना धरातल खो दिया। कविता ने एक नए धरातल की तलाश की और बहुत अच्छी रचनाएं आ रही हैं हर एक विधा में। और अभी तो ऐसा है, जो हम लोग यूरोप के कल्चर में, अमेरिका के कल्चर में जो साहित्य देखते थे, उस कल्चर की शुरुआत हिंदुस्तान में है और उसमें बड़े सारे नाम हैं। राजर्षि गौतम हैं और भगवंत मान हैं, अमीश त्रिपाठी हैं, जिन्होंने सारी फाउंडेशन तोड़ दी, जिनकी किताब छपने से पहले बिक जाती हैं, करोड़ों प्रतियां बिक जाती हैं। तो वो एक चीज खत्म हो गई। वो एक चीज खत्म हुई कविता के पर्दे से कि जहां पर कवि और साहित्यकार बेचारा ही होता था। हाँ, नहीं बिल्कुल है। अच्छा, ये तो ही गद्य की। पद्य में आपको क्या पसंद है? कौन सा कवि ऐसा है जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करता हो? पद्य में आदरणीय स्वर्गीय श्री गोपाल दास नीरज जी का मैं बहुत बड़ा फैन रहा जी। हिंदी गजलों को पसंद करता रहा तो दुष्यंत कुमार जी का मैं बहुत ज्यादा रहा और उनका काफी असर भी रचनाओं में है। इन दो लोगों से मैं हमेशा ही बहुत ज्यादा प्रभावित रहा और रदम गोंडवी जी को मैं विशेष मानता हूँ। अच्छा, इतनी बातचीत के साथ ही साथ हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों से अपनी प्रमुख रचना कुछ शेयर कीजिए, जो कविता हमारे दर्शकों तक पहुंच सके। एक बिल्कुल नई 4 लाइनें हैं जो मैं आपको सुना लूंगा जी। हो सकता है मुझे पूरी ना याद हो, जहां तक याद है। एक नई विधा के गीत के साथ गजल को रखने का प्रयास किया। हाँ बिल्कुल, वाह। तो एक प्रयोग है जी। शुरुआत है कि लकीरें अपने हाथों की हमारे हाथ में रख दो। अरे वाह वाह। लकीरें अपने हाथों की हमारे हाथ में रख दो, वो सारी रातें जिनमें तुमको ख्वाब ना आया, वो सारी रातें जिनमें कभी तू चैन से सो नहीं पाया, वाह। वो अपनी सारी जागी रातों को हमारी आंख में रख दो। अरे क्या बात है, वाह वाह। लकीरें अपने हाथों की हमारे हाथ में रख दो। लकीरें अपने हाथों की हमारे हाथ में रख दो, वाह। तोड़ दो बंधन वो सारे जो अलग हमको करें, वाह। छोड़ दो रस्ते वो सारे जो जुदा हमको करें, सारी रस्में सारे शिकवे लाओ और ताक पर रख दो। आए है। लकीरें अपने हाथों की हमारे हाथ में रख दो। वाह वाह। ये शुरुआत है, ये आपके माध्यम से शेयर किया है। दोबारा मौका मिला तो मैं आपको भी पूरी भी सुनाऊंगा। नहीं, आप ऐसा है, इसे पूरी ही सुना दीजिए। और इसके बाद में एक दूसरी रचना से आपको मैं जोड़ना चाहूंगा जी। ये आजकल के समाज काल पर ये लोकतंत्र है हमारा और बहुत विसंगतियां हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, सब कुछ है कि ये पढ़ी हुई किताबों को दोबारा कौन पढ़ता है। आए है, पढ़ी हुई किताबों को दोबारा कौन पढ़ता है। टूटे आईनों से शक्लें संवारा कौन करता है। टूटे आईनों से शक्लें संवारा कौन करता है, पढ़ी हुई किताबों को दोबारा कौन पढ़ता है। और पहले तो कभी ना थी मजहबी बू हवाओं में, पहले तो कभी ना थी मजहबी बू हवाओं में, जबकि बार में इनको इशारा कौन करता है। जबकि बार में इनको इशारा कौन करता है। और जरा दंगे भड़कने दो, यहाँ हाकिम भी आएंगे। जरा दंगे भड़कने दो, यहाँ हाकिम भी आएंगे। शांत शहरों का नजारा कौन करता है। क्या बात है, क्या शांत शहरों का नजारा कौन करता है। और जब जलता है अपना घर तो कातिल भी ये कहता है कि जब जलता है अपना घर तो कातिल भी ये कहता है कि ये पत्थर दिल कौन है, बस्ती उजाड़ा कौन करता है। ये पत्थर दिल कौन है, बस्ती उजाड़ा कौन करता है। और ये गणतंत्र का आप मजाक देखिए कि ये तो 5 सालों वाली एक मजबूरी है वरना। ये तो 5 सालों वाली मजबूरी है वरना। ये तो 5 सालों वाली एक मजबूरी है वरना इस तंत्र में गण का नजारा कौन करता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। अच्छा, ये हमने शुरुआती दौर में आपकी एक गजल सुनी थी और वो गजल हम चाहते हैं आप हमारे दर्शकों से साझा करें। बहुत शुरुआत का तो
याद आ रही है कि वो हुनर सीखिए साहब। दर्द में हंसने का हुनर सीखिए साहब, जी। जिंदगी जीने का हुनर सीखिए साहब, हाँ। दर्द में हंसने का हुनर सीखिए साहब। ये किताबों की पढ़ाई न सदा काम आएगी, हाँ। चेहरों को भी पढ़ने का हुनर हुनर सीखिए सीखिए साहब। साहब। वाह, चेहरों को पढ़ने का हुनर सीखिए और साहब। वाह, क्या दरिया लाजवाब पंक्तियां हैं। की मौज उसकी रवानी खरीद ले, हाँ। दरिया की मौज उसकी रवानी खरीद ले, हाँ। सारे समंदरों का ये पानी खरीद ले, हाँ। और वो तो कहीं कहीं पर बेबस है आदमी, हम्म। वरना ये जिंदगी और जवानी खरीद ले। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं भाई, बहुत अच्छा लगा भाई। शौर्य जी, आप हमारे इस स्टूडियो में आए, हमारे कार्यक्रम काव्य चौपाल में आके पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों से हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको मेरा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगले एपिसोड में हम मिलते हैं किसी एक खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।